हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम कहाँ पहुँचे थे लास्ट। हमने पीजीपीपी हेड को कंक्लूड किया था, एक्सेप्ट कुछ इंडिपेंडेंट सेक्शंस जो मैंने पर्पसफुली छोड़े हुए हैं, एंड हमारे सम्स की प्रैक्टिस, हार्डकोर प्रैक्टिस करना बाकी है। एक सम हमने किया था, तो बीच बीच में कुछ कुछ वीडियोस में हम सम्स करते रहेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है डीटी का आखिरी हेड, पांचवा हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उम्मीद रखता हूं हम सबको याद है कि डीटी में कुल 5 हेड्स हैं। कौन से? सबसे पहला हेड है सैलरीज, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, तीसरा पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सबसे इंपॉर्टेंट हेड। पूरी मेहनत हम कर चुके हैं इसमें। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप इस हेड को भी अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं, चलो वसूल हुआ हमारा टाइम टैक्स का। तो अभी आगे बढ़े। उसके बाद चौथा हेड कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स हेड। पांचवा एंड आखिरी वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हेड 3 सेक्शंस में कंप्लीट हो जाता है, 56, 57, 58। इंपॉर्टेंट हेड है ऐसा मैं बोलूंगा। इंपॉर्टेंट होने का कारण वाइड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। पीजीबीबी जैसा वाइड रेंज, कैपिटल गेन जैसा वाइड रेंज नहीं रखता ये। तो अगर हमने इस हेड को ध्यान से पढ़ लिया, मैं तो चाहूंगा कि जैसे कि अब तक आप करते आ रहे होंगे, वीडियोस के साथ साथ पढ़ते जा रहे होंगे, याद करते जा रहे होंगे, इसको भी ऐसे ही करें। ज्यादा हो गया नहीं? चलिए, तो जैसे कि हमारे एग्जाम्स की बात करूं, 4 से 8 मार्क एवरेज 4 से 8 मार्क के क्वेश्चंस कैरी करता है, ये वेटेज कैरी करता है। पक्की बात, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहला सेक्शन सेटल करवा देता हूं। बताओ दोस्तों, किसी भी हेड का सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? फर्स्ट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। गुड, सुपर। सेम इज द केस हियर। सेक्शन 56, चार्जिंग सेक्शन। ध्यान से सुनना दोस्तों, बेस यहां से सेट होगा, बड़ा ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 सबसेक्शंस में बटा हुआ है दोस्तों। ये सेक्शन 2 सबसेक्शंस में बटा हुआ है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 क्या कहता है पता है? चार्जिंग सेक्शन क्या करता है वैसे? चार्जिंग सेक्शन वो बताता है कि क्या कंडीशंस पूरी करोगे, क्या सिचुएशंस अराइज होंगी कि इस पर्टिकुलर हेड में तुम्हारे ऊपर टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या कंडीशंस हो जाने पे तुम्हारे यहाँ ऊपर इस हेड में टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? सबसेक्शन 1 क्या बोलता है पता है? आप कोई भी ऐसी इनकम अर्न करते हैं जो ऊपर लिखे गए किसी भी हेड में फॉल नहीं होती, तो उस पर टैक्स लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। मैं आपको बताया, सरकार हमारी लालची है, टैक्स तो लेके रहेगी भाई। आपको कोई इनकम हो गई, सैलरी नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, करें क्या? सरकार कहती है टैक्स तो लोगे, टैक्स तो लेंगे। तो कौन से हेड में लेंगे? रेसिडुअल हेड में, बचा हुआ हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नाम ही डाल दिया। तो एनी इनकम which is not taxed under any other head will be taxable under IFOS, will be taxable under income from other sources head। दोस्तों एग्जाम्पल बनाओगे क्या? कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा?
बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, एफडी करवा दी, ब्याज आ रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट आएगी, इंटरेस्ट इनकम। क्या इंटरेस्ट हमारी सैलरी है क्या? बिल्कुल नहीं, मजाक है। क्या बाड़ा है ना? क्या ये किसी का धंधा होता है क्या एफडीआं करवाएंगे और ब्याज कमाएंगे? तो ये पीजीपी पे भी नहीं आएगा ना। ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन तो कब होता है? जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, कोई एसेट थोड़ी ट्रांसफर किया। तो यार ये ब्याज तो किसी भी हेड में नहीं आ रही, तो इसको टैक्स कहाँ किया जाएगा? आईएफओ से। सिंपल है ना भाई। अब एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। जमीन है, प्लॉट ऑफ लैंड भाड़े पे दे दिया, जमीन भाड़े पे दे दी, रेंटल इनकम आ रही है, सैलरी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। भाई देखो, रेंट सुन के हाउस प्रॉपर्टी मत चले जाना। हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन 22 क्या बोलता था? देयर हैज टू बी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए और धंधे के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, तो इनकम वहां आएगी। याद है ना? तो यहाँ तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, जमीन है, तो जो भाड़ा आ रहा है वहां भी टैक्सेबल नहीं होगा। धंधा भी नहीं है आपका, मान लेते हैं ये जमीनों को भाड़े पे देने का धंधा नहीं है। अगर तुम्हारा धंधा ये है कि जमीनें लो और भाड़े पे, तो हो सकती है ऑक्यूपेशन, तो पीछे भी हेड में आएगी, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसी ऑक्यूपेशन नहीं होती। कैपिटल गेन भी नहीं है, बच गया कौन सा है हेड? रेंटल इनकम चार्ज करने के लिए आईएफओ। किसी कंपनी के डायरेक्टर हो भैया, कंपनी से डायरेक्टर को डायरेक्टर्स फीस मिलती है, आपके लिए तो इनकम है डायरेक्टर फीस। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? कूद मत पड़ना, कंपनी लॉ का नॉलेज चाहिए। दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं, पता है क्या? कौन से? होल टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। होल टाइम डायरेक्टर्स आर एज गुड एज एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो उनको जो मिलता है आमतौर पे वो पगार होती है, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को मिली है वो फीस, सैलरी हेड में जाएगी। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जो हैं एम्प्लॉइज नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है तो सैलरी थोड़ी बोली जाएगी जो इनकम होगी। हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, धंधा भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, कहाँ जाएगा वो डायरेक्टर की फी? आईएफओ देंगे। दोस्तों उम्मीद रख रहा हूँ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सीए बन गए, एक और एग्जाम्पल, सीए बन गए, नए नए हो, काम की कमी है, आईसीएआई के लिए सुपरवाइजर बन गए, एग्जामिनर बन गए, सेंटर्स पे जाके थोड़ा चक्कर लगा के आते हो, सब कुछ बराबर चल रहा है, व्यवस्था में सब कुछ, कोई जोल तो नहीं है, इंस्टीट्यूट से आपको फीस मिलती है, फीस इस हेड में टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि पगार तो है नहीं, ना ही रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ना ही किसी का धंधा होता है, ना ही कैपिटल गेन है। जितने चाहो उतने एग्जांपल्स बना सकते हो। हर वो इनकम जो ऊपर किसी हेड में फिट ना होती है वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। समझ पड़ा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है भैया मैं तो 11 इनकम को लिस्ट करता हूँ, मैं तो लिखता हूँ नीचे 11 इनकम, ये 11 इनकम्स इसी हेड में टैक्सेबल होंगी। पसंद आ रहा हो तुम्हें ये या नहीं आ रहा हो? 11 इनकम्स specified by this subsection will always be taxable under IFOS. Got it? दोस्तों बात सुनना, मस्त बात अभी बता देता हूँ। तुम्हारा विजन वैसे ही ये चैप्टर बड़ा वाइड नहीं है, नैरो है, ठीक है? जितनी बातें बताऊंगा ग्रैस्प कर ली, सुन ली, उसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, उसको और नैरो कर देता हूँ। वैसे तो ये 11 की 11 इनकम्स पढ़नी है, कौन सी इनकम यही टैक्सेबल होगी, ये तो याद रखनी। देखो जो इनकम कहीं और नहीं आती वो तो यहाँ आएगी, बट 11 ऐसी इनकम है जो तो दिमाग चलाना ही मत, इसी हेड में ही, तो ये तो याद रखनी पड़ेगी यार। अब ये 11 के 11 इनकम्स, उससे रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पढ़ने वाले,
बट इन 11 में से भी दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंटर के लिए ही नहीं, फाइनल के लिए भी। कौन सी दो? टैक्स में शुरुआत से हमने इसके बारे में सुना है अलग अलग जगहों, डिविडेंड इनकम, और हमने इतना सुना है कि डिविडेंड इनकम आमतौर पे शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्टेड होती है, आमतौर पे वर्ड यूज करता था, एग्जेम्प्टेड होती है, और हमने मामला रफा दफा किया है। और मैंने कहीं कहीं पर ये भी बोला होगा, हाल फिलहाल इतना मान लो, IFOS हेड में मैं इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, आ गया वो समय। किसने सोचा था दूर बैठ के ऐसे घर से पढ़ा रहा हूँ, और ठीक है, इसमें मुझे चाहिए था कि मैं आपके सामने हूँ, अच्छे खासे सवाल पूछने थे मुझे आप। खैर, जैसे जिसके कर्म वाला डायलॉग सही हो गया, मेरे कर्म ऐसे थे कि आपको पकड़ नहीं पाया। दूसरी, गिफ्ट। दोस्तों याद होगा ये भी आपको, जब टैक्स शुरू किया था ना, तब वो हम रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नहीं पढ़ते थे, उसमें हमने सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा, कौन सी टाइप की इनकम किस टाइप के इंसान के लिए टैक्सेबल होगी, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, किसके लिए, याद है वो गेम टाइप खेलते थे, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। फिर सेक्शन 9 पढ़ा, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। अब उस चैप्टर के सम्स के दौरान एक आया था कि आपको अपने दोस्त से गिफ्ट मिली, मत कहना याद नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कितनी पता है, 80,000 की अमाउंट थी, 80,000। तब मैंने आपको ये अगेन शॉर्ट में बता दिया था, मैंने आपसे पूछा था क्या गिफ्ट इनकम होती है, हमने कंक्लूजन निकाला हाँ यार, एज पर इनकम टैक्स एक्ट गिफ्ट को इनकम माना गया है, तो तुम्हारी कमाई ना यार, बैठे थे कोई पैसा देके चला गया, पर अगर गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा की है तो वो टैक्सेबल है। मैंने तब आपको ये भी बताया था, एक अपने इंडिया में चांदला सिस्टम है, कवर में 50,000 डाला है और वो कवर के ऊपर रुपये का सिक्का अटैच है, 50,000 एक, ज्यादा की गिफ्ट मिली ना, पूरे 50,000 एक टैक्सेबल। 50,000 से कम की गिफ्ट मिली है साल में, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। आवे छे याद भाई, ऐसा था भाई। मैंने तब भी बताया था गिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे पढ़ेंगे, IFOS में पढ़ेंगे, वो ये सही है। इन 11 में से ये दो इनकम्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस कि इसी में से ही पूछ लिया जाए कुछ ना कुछ, इंटर में, फाइनल में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि इसे हम रटो रट पढ़े, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, कंटेंट कम है, समय ज्यादा है, मजे से पढ़ो ना, अलग अलग वेराइटियां सोचो, पढ़ो, क्वेश्चंस अराइज हो पूछो मुझसे, मस्त कंप्लीट कर दो। अच्छा, इस दो के अलावा 9 और इनकम्स हैं, स्ट्रेसफुल नहीं है, निपट जाएंगी, ये दो एक साइड, बाकी 9 एक साइड, यूं निपट जाएंगी। तो ये आपका चैप्टर का वर्जन, सेक्शन 56। अब मैं आपको 57, 58 का भी हिंट दे देता हूँ, मतलब एक मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा, फिर अगले सेशन में सीधा हम अंदर घुसते हैं। 57 क्या कहता है, बड़ा सिंपल, देखो 56 क्या बोलता है, कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। 57 बोलता है वो इनकम्स अर्न करने के लिए कोई खर्चे इनकर किए हैं तो उन खर्चों का डिडक्शन दूंगा मैं। भाई जैसे मान लो यही सुपरवाइजर वाला एग्जांपल ले लो, ICAI वाला, लास्ट वाला, ICAI के सुपरवाइजर हो, मान लो आपको एक दिन सेंटर पे जाने के 1,000 रुपए इंस्टीट्यूट दे दिए, फीस 1,000 रुपए की। अब आपको क्या करना पड़ता है, अपनी गाड़ी लेके सेंटर पे जाते हो, आते हो, मान लो, बस और कुछ नहीं, इतना मान लो, पेट्रोल का खर्चा हो जाता है आपका 100 रुपए का पेट्रोल जलता है आने जाने का, तो क्या होगा, आपकी इनकम तो 1,000 रुपए की है, जो एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 IFOS हेड में आएगी, क्योंकि हर वो इनकम जो ऊपर नहीं कवर होती वो यहाँ हो जाएगी, 1,000 रुपए यहाँ टैक्सेबल होंगे। 57 कहता है वो 1,000 कमाने के लिए कोई खर्चा इनकर किया, उसका डिडक्शन ले लो, 1,000 आए, 100 गए, 900, टैक्स 900 के ऊपर, नेट घर पे तो 900 लेके गए, लॉजिकल है ना, मस्त है ना। ये 57 बताता है कि इनकम अर्न करने के लिए खर्चा इनकर किया है, डिडक्शन के लिए। तो भैया 58 क्या करता है, 58 बोलता है कुछ खर्चे ऐसे हैं
जिनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंस तो इनकर किया है बट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस पीजीबीपी की भाषा वापरू तो इसमें भी ऐसा है, कुछ खर्चे डिडक्टिबल नहीं है भैया, नहीं डिडक्टिबल। एंड डोंट नो आपको याद होगा यानी मुश्किल है याद होना, मैं आपको बताया था लॉटरीज से पैसा जीतते हो, लॉटरीज जीत के आगे करेंगे हम इन डिटेल। टिकट खरीदी थी 100 रुपए की लॉटरी की, 10,000 रुपए जीत गया, 10,000 रुपीज। तो क्या होता है, ये सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 11 इनकम्स लिस्ट करता है ना, जो यही टैक्सेबल होगी, उसमें से एक है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज आईएफओ इसमें टैक्सेबल होगी। अभी 10,000 जीत गए, 10,000 जीतने के लिए 100 की टिकट खरीदी थी, बट यार 58 सेक्शन क्लियर कट बोलता है ये लॉटरी वोटरी जीत का जो पैसा है उसके लिए कोई खर्चा इनकर किया है ना, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा भैया, पूरा पैसा टैक्सेबल है। तो उसका कारण बताऊंगा जब इसमें डिटेल में जाऊंगा ना, क्यों ऐसा, उसका इंटरप्रिटेशन तुमको बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ 58 क्या करता है। वो बोलता है कुछ खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, छोड़ दो। समझ पड़ रहा है? डन। दिस आप समझ गए होंगे। 56 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया मतलब चैप्टर मैक्सिमम रिपीट गया। 57 एंड 58 का ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ पड़ा दोस्तों। आई गेस इस क्लिप को यहाँ ही रोकता हूँ, ये पूरा ओवरव्यू डन। अगली क्लिप में हम अंदर घुसते हैं और मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाते हैं हम। थैंक यू।